बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप खैरियत से होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं ये है जी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर सर्वर फॉर फाइल शेयरिंग। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम लोगों ने लिनक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम या एक सर्वर तैयार किया हुआ है और हम चाह ये रहे हैं कि उसके ज़रिए से हम लोग फाइल्स को अब शेयर कर सकें। तो हमारे पास अब दो तीन किस्म के सिनेरियोज बन रहे हैं। एक सिनेरियो ये है कि हमारे पास जो सर्वर है वो भी हमारा जो है वो है उसका क्या कहते हैं सर्वर सर्वर तो हमारे पास फिक्स है। सर्वर तो हमारे पास फिक्स है। सर्वर बेसिकली हमारे पास है जी लिनक्स का। ठीक है, ये रेड हैट लिनक्स का, तो ये हमारा सर्वर हो गया और हमारे पास कुछ क्लाइंट्स हैं। आ, ये क्लाइंट्स हमारे जो हमने लैन बनाया हुआ है और या जो हमारी एक छोटी सी टोपोलॉजी है उसके अंदर ये सारे के सारे हमारे कनेक्टेड हैं। अ, जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये सर्वर के साथ। ठीक है, अब ये तमाम जितने भी कंप्यूटर सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं अ, ये लैन के अंदर ही हैं। ठीक है, लैन के अंदर हैं और हम लोगों ने एक छोटी सी लैब के अंदर या कहीं पे इस नेटवर्क को डिजाइन किया। अब सर्वर तो हमारे पास है लिनक्स का। ठीक है, रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स जो है वो हमने इसमें इंस्टॉल की हुई है। और अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हम लोग क्लाइंट्स के साथ जो है वो फाइल शेयर करने जा रहे हैं। और फाइल जाहिर सी बात है हमारी किस पे पड़ी हुई है, सर्वर पे। अब एक सिनेरियो और दो सिनेरियोज हैं बेसिकली जो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। एक सिनेरियो ये है कि हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं ना वो भी सारे लिनक्स के साथ हैं। जितने भी ये हमारे क्लाइंट्स हैं ये सारे के सारे लिनक्स बेस्ड हैं, यानी कि इनके ऊपर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो तब हम ऐसा क्या करेंगे कि हमारी जो फाइल्स हैं जो कि सर्वर पे पड़ी हुई हैं वो इनके पास इजीली शेयर हो जाएंगी। ठीक है, एक सिनेरियो ये है कि जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया कि क्लाइंट और सर्वर दोनों के ऊपर लिनक्स इंस्टॉल है। लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता। सर्वर्स क्योंकि ज्यादा सिक्योरिटी उन पे रिक्वायर्ड होती है और बहुत सारी सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड करनी होती हैं और सर्वर को मैनेज करने के लिए या ज्यादा जो फैसिलिटीज दी जाती हैं और सिक्योरिटी के लिहाज से वो लिनक्स बेहतर है। जबकि जो आम लोग हैं वो विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा यूज करते हैं। तो दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये है कि हमारा सर्वर तो लिनक्स का है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्लाइंट का है वो कौन सा है, विंडोज बेस्ड है। और अब भी हम लोग बात वही कर रहे हैं कि हम लोग लैन के अंदर कनेक्टेड हैं। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने एक लोकल नेटवर्क बनाया हुआ है किसी लैब वगैरह के अंदर या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसमें हमारे क्लाइंट्स हैं और वो सर्वर के साथ जो है ना वो फाइल्स शेयर करना चाह रहे हैं या सर्वर से फाइल्स वापस लेना चाह रहे हैं। तो दूसरा हमारा सिनेरियो ये है। ठीक है, तो इन दो सिनेरियोज को पहले हम देखेंगे। फिर तीसरा सिनेरियो ये है कि हमारा जो सर्वर है ना अब ये लोकल एरिया में नहीं रहा बल्कि ये कहाँ चला गया है, इंटरनेट पे चला गया है। तो जब हम इंटरनेट पे अगर सर्वर बनाते हैं तो फिर हमें किस तरीके से फाइल्स वगैरह को शेयर करना होगा, कैसे हम फाइल्स को मैनेज करेंगे। तो ये तीन चीजें हम लोगों ने देखनी है जी। ठीक है, होप सो आपको मसला समझ आ गया होगा कि हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं। अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरिंग योर सर्वर फॉर फाइल शेयरिंग, इसमें हम लोग जो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो हमारे मसाइल हैं ये कौन हल करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी NFS4 को। ठीक है, अब देखते हैं कि जी NFS4 क्या है और ये हमारा कौन सा मसला हल करेगा, किस सिनेरियो को ये टारगेट करेगा। वन टू और थ्री, तीन मैंने आपको सिनेरियोज बताए हैं। एक जिसमें क्लाइंट और सर्वर दोनों लिनक्स बेस्ड हैं। दूसरा केस मैंने आपको ये बताया कि जिसमें हमारा सर्वर तो वो है लिनक्स बेस्ड बट क्लाइंट जो है वो विंडोज बेस्ड आ जाता है। ठीक है, और तीसरा जो दूसरे सिनेरियो के लिए हम सांबा को यूज करेंगे, पहले सिनेरियो के लिए हम NFS को यूज करेंगे। और तीसरा है कि जब हमारा जो सर्वर है वो लोकल नहीं रहा बल्कि वो कहीं इंटरनेट पे या कहीं आउटसाइड द लैन पड़ा हुआ है, कहीं और किसी और एनवायरनमेंट में है। तो इंटरनेट के जरिए से जब हम लोग उसको एक्सेस करेंगे तो फिर हमें FTP की जरूरत रहेगी।
ठीक है जी। तो ये तीन बातें हम लोगों ने अभी डिस्कस करनी है। और फिर इसके अंदर कुछ एडवांस टॉपिक्स भी हैं जिनको भी हमने देखना है। और एडवांस टॉपिक्स क्योंकि हमारे उसका आउटलाइन का हिस्सा नहीं है, तो वो आप अपने इंटरेस्ट के लिए खुद पढ़ सकते हैं। यहाँ पर होप सो विजिबिलिटी ठीक होगी। यहाँ पर अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हम लोगों ने कैसे किस तरीके से इनको किस किस एनवायरनमेंट में यूज करना है, तो उसके हवाले से वैसे तो मैं आप लोग बता चुका हूँ। हम लोग आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसमें भी यही बातें आपको बताई जाएंगी कि फर्स्ट यू विल रीड हाउ टू कॉन्फ़िगर NFS4। NFS4 को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाएगा। configuration solution that has often used when files need to be shared even between different Linux computers। तो ये बेसिकली चीजें जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी की सारी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पर एक चीज और है जो आप लोगों को नजर आ रही होगी, CIFS। इसको जरा हम लोग देख लेते हैं कि CIFS का मतलब क्या है और CIFS का हमें क्या फायदा है। CIFS स्टैंड्स फॉर, ये एक प्रोटोकॉल है बेसिकली, कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम। ठीक है, कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके जरिए से आप जो आपके विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं या विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में रहते हुए आप लोग अगर प्रिंटर के साथ बातचीत करना चाहते हैं, आप जाहिर सी बात है, आप प्रिंटर का ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स तो नहीं है, तो उस वक्त उनके दरमियान में CIFS यूज होता है। और इवन जो विंडोज के वो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्लाइंट भी और सर्वर भी अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का हो, तो उनके दरमियान में जो फाइल्स शेयर होती हैं वो CIFS बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोटोकॉल है बेसिकली, कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम। ठीक है, जिसके जरिए से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंटर्स के साथ और बाकी क्लाइंट्स के साथ, अपने क्लाइंट्स वगैरह के साथ बातचीत करता है। तो ये वो प्रोटोकॉल है। ठीक है जी। अम, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। कहते हैं जी NFS इज द ओल्ड सोल्यूशन फॉर ऑफरिंग फाइल शेयरिंग सर्विसेज इन यूनिक्स प्लेटफॉर्म। कहता है जी कि ये बेसिकली NFS कहते हैं जी नेटवर्क फाइल सिस्टम को। यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, अ, इसको आप पढ़िएगा तो आपको नजर आ जाएगा कहीं ना कहीं लिखा हुआ। और मैं भी आपको बता रहा हूँ तो यकीन कर लें कि मैं ठीक कह रहा हूँ। नेटवर्क फाइल सिस्टम जो है ये बेसिकली एक ऐसा हमारे पास मैकेनिज्म है कि जिसके जरिए से हम लिनक्स टू लिनक्स जो है ना वो फाइल्स वगैरह शेयर करते हैं, और ये यूनिक्स के दौर से जो है वो ये चल रहा है। ठीक है, एवरी ब्रांड ऑफ यूनिक्स एंड लिनक्स सपोर्ट्स द NFS फाइल सिस्टम नेटिवली। कहता है जी कि जितने भी लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके अंदर NFS बिल्ट इन होता है, उनके अंदर बाय डिफॉल्ट होता है, उसको आपको कोई एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। एंड NFS फंक्शनलिटी इज ऑफर्ड थ्रू द कर्नल। कर्नल के अंदर ही इसकी सारी मालूमात होती हैं और उसके जरिए से ये सारा काम कर रहा होता है। दिस मेक्स इट वेरी फास्ट। ये क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है और कर्नल बेस्ड इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, तो ये काफी फास्ट होता है। NFS यू नीड टू इंस्टॉल द NFS सर्वर पैकेज। कहता है जी सिर्फ आपको इसके लिए क्या करना है, NFS का सर्वर पैकेज इंस्टॉल करना है। Because it is old, NFS security is not as developed as those in other file sharing solutions। कहता है जी कि जो हम लोग आगे पढ़ेंगे सांबा वगैरह, उनके अंदर सिक्योरिटी बड़ी इन्हेंस्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर सिक्योरिटी का कुछ प्रॉब्लम है। आप बेसिक लेवल पे जहाँ पे आप एतबार कर सकते हैं वहां पे तो आप NFS को बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं, फायदे हैं, फास्ट है, बिल्ट इन है वगैरह वगैरह। लेकिन जहां पर आपको सिक्योरिटी के मामलात जो हैं वो ज्यादा डिटेल में टैकल करने हैं और आपको ज्यादा ऑप्शंस चाहिए सिक्योरिटी बेस्ड, यूजर नेम पासवर्ड ATC इस तरह की चीजें अगर आप लगाना चाहते हैं, तो फिर आप NFS पे भरोसा नहीं कर सकते, फिर आपको सांबा या किसी और सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ सकता है। बाय डिफॉल्ट द सिक्योरिटी इज होस्ट बेस्ड। कहता है जी इसके ऊपर जो सिक्योरिटी होती है ना वो होस्ट बेस्ड होती है। ठीक है,
तो जो सर्वर की अपनी सिक्योरिटी है बस वही काम में आएगी। दिस मींस द एडमिनिस्ट्रेटर विल अलाउ और डिनाई एक्सेस टू होस्ट। कहता है जी कि इसमें हम लोग या तो होस्ट को अलाउ कर देंगे कि वो इसको यूज कर सकता है सर्वर को। सर्वर जो है उसको हम बता देंगे कि फलां फलां होस्ट जो है वो आप से बातचीत कर सकता है, या फलां नेटवर्क आपसे बातचीट कर सकता है। उससे ज्यादा जो है ना वो कोई और लंबी चौड़ी सिक्योरिटी नहीं होगी कि हर बंदे का अपना यूजर नेम और पासवर्ड है, वो चीजें नहीं होंगी। नॉट टू इंडिविजुअल यूजर्स। तो ये हम लोग चीजें बात कर चुके हैं वंस। अच्छा, इसमें एक और चीज यहाँ पर उसने कहा है जी कि अगर फर्ज करें एक कंप्यूटर है और उसके ऊपर दो तीन अकाउंट्स हैं, तो वो कंप्यूटर को हम सिर्फ अलाउ करेंगे, बाकी दो तीन यूजर्स को, यानी कि उसका यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह को हम लोगों को इतना ख्याल नहीं रखना होगा। वंस अ होस्ट हैज एस्टेब्लिश अ कनेक्शन, देयर इज नॉट मच टू डू कॉन्फ़िगर एक्सेस फॉर इंडिविजुअल यूजर्स। कहता है जी आपने बस एक दफा कनेक्शन अगर एस्टेब्लिश कर लिया तो फिर आपको इंडिविजुअल यूजर को बहुत लंबी चौड़ी डिटेल्स या वो मैनेजमेंट या जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपको डिटेल्स की समझ होनी चाहिए, वो उनकी जरूरत नहीं है। एक कंप्यूटर ने अगर ऐसे एक्सेस कर लिया, उस पे तीन यूजर्स हैं, तो वो तीनों फिर उसको यूज कर पाएंगे सिस्टम को। By default, a user on an NFS client will access files with same user ID as an on the NFS server। हम लोगों ने यूजर मैनेजमेंट के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि हर यूजर की अपनी एक आईडी होती है, और एनएफएस के अंदर भी सेम आईडी ही चलती है। तो उसमें एक प्रॉब्लम जो आता है वो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो अराइज होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको जब वहां पर पहुंचूंगा तो फिर इन डिटेल बताता हूँ। कहता जी by default on an NFS client will access files with the same user ID. This means that on if on her client machine, if on her client machine user Linda uses user ID 502, she will access the file on the NFS server with the same ID, even if it belongs to completely a different user। अब वो क्या कहता है? वो कहता है जी कि फर्ज करें लिंडा जो है वो अगर 502 आईडी के साथ उनका सिस्टम जो है वो कनेक्टेड था उनकी कंप्यूटर में, जो उनको आईडी मिली हुई है वो है 502, और एक और बंदा है जिसका नाम लूसी है, या कोई और हम लोग नाम सजेस्ट कर सकते हैं, जॉन या अली या जो भी नाम है। और वो भी ऐसा हो सकता है कि उसका जो लैपटॉप है उसमें उसकी 502 हो आईडी। तो यहाँ पर कंफ्लिक्ट आएगा कि लिंडा की भी 502 है और अली की भी 502 है। ये वो प्रॉब्लम है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में फिर क्या होगा? क्या आया कि रिस्पॉन्स अली को जाएगा या लिंडा को जाएगा? ये वो प्रॉब्लम है जो इसमें एक थोड़ा सा हमें तंग करता है। As you can imagine, this can be very confusing. ठीक है, therefore NFS works best in an environment where user identities are shared over the network using a solution such as LDAP। ठीक है जी। अब ये LDAP हमारी आउटलाइन के अंदर नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में आप बहुत ज्यादा नहीं जानेंगे। LDAP को सिर्फ हम लोग देख लेते हैं कि स्टैंड्स फॉर क्या है। LDAP लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल है। बेसिकली इसके जरिए से आप क्या करते हैं कि हर यूजर को एक आईडी दे देते हैं, और वो यूजर जो है ना, जिस तरह हम लोगों ने वो DHCP पढ़ा था, बिल्कुल समझ लें कि उसी तरह का एक वर्जन है जिसके जरिए से आप तमाम नेटवर्क के अंदर जितने भी यूजर्स हैं उनको आईडीज दे देते हैं, और डिफरेंट आईडीज उनको मिल जाती हैं और आप उनको मैनेज कर सकते हैं ना सिस्टमेटिक वे। ठीक है, तो LDAP क्योंकि हमारे इसका हिस्सा नहीं है, तो आप बस ये याद रखें कि हमारे पास अगर हम चाहते हैं कि ये जो ऊपर लिंडा और अली दोनों की सेम आईडीज ना बने, तो LDAP की तरफ हमें जाना पड़ेगा और इसके जरिए से हमारा मसला हल हो जाएगा। बट ये हमारी आउटलाइन का हिस्सा नहीं है। NFS V4 इज ऑफर्ड ऑन रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 6 एंड न्यूअर। कहता है जी कि हमारे पास ना पहले NFS का वर्जन 1 2 3 4 आ चुका है, शायद अब 5 भी आ चुका हो, लेकिन इस बुक में हमारे पास अभी तक 4 ही मौजूद है। ठीक है, और NFS 4 बहुत अच्छा काम कर रहा है, और
कुछ शायद 1 साल पहले तक NFS4 के ऊपर मैंने काम किया, और बिल्कुल ये बेहतरीन काम कर रहा था। तो आप एक अपने इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं कि क्या NFS का 5 वर्जन आ चुका है या नहीं आया। NFS4 is offered on Red Hat Enterprise Linux 6 and newer। अभी रिसेंटली 8.2 चल रहा था, अब शायद हम इससे ऊपर जा चुके हों। तो Red Hat Enterprise Linux का आपने वर्जन देख लेना है। वर्जन 6 और उसके बाद आने वाले वर्जन्स के साथ NFS V4 चल रहा था। This variant provides some significant improvements over previous versions such as the following। अब यहाँ पर वो बात कर रहा है कि आपको कुछ ऐसी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती हैं NFS V4 के अंदर जो उससे पहले नहीं थी। अब यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। फिल्टरिंग NFS V4 इन फायरवॉल इज मच इजियर देन इन द पास्ट। जब हमारे पास वर्जन 3 तक चीजें आ रही थी, NFS V3 तक, तो हमारे पास फायरवॉल पे आप लोग फायरवॉल के मुतलिक IP टेबल्स के नाम से एक आउटलाइन पढ़ चुके हैं। तो वहां पर आप लोगों ने डिस्कस किया था कि आप लोगों की जो ट्रैफिक है, वो जब किसी भी प्रोटोकॉल की या किसी भी जो आप सर्विस इंस्टॉल करते हैं उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। तो NFS वर्जन 3, 2 और 1 के अंदर ये प्रॉब्लम था कि जब कोई क्लाइंट सर्वर को एक्सेस करता था तो ये पैकेट्स समटाइम्स इजीली वापस नहीं थे जा पाते, या वो ट्रैफिक जो है वो सर्वर के अंदर तक नहीं आ पाती थी। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती थी। बट NFS V4 बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है। आपको इसके लिए IP टेबल्स के साथ कोई बहुत लंबी चौड़ी बहस नहीं करनी पड़ती, या उसके लिए बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं करनी पड़ती। NFS V4 has better security options including the option to use Kerberos। अब वो कहता है जी कि इसके अंदर काफ़ी बेहतर सिक्योरिटी ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके अंदर Kerberos भी मौजूद है। NFS V4 offers the options to make a pseudo root mount, which allows users to mount everything to which they have access by issuing one mount only। कहता है जी NFS 4 के अंदर एक सूडो रूट माउंट के नाम से हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, जिसको हम लोग जब माउंट करवाते हैं तो सर्वर के ऊपर जो कुछ भी पड़ा हुआ होता है वो हमें सारा कुछ विजिबल हो जाता है। इंस्टेड ऑफ कि हम लोगों को लोकेशन पता हो कि क्या हमारे लिए शेयर किया गया और हम वहां जाके उसको खुद ढूंढ के तो यूज करें। पहले हमें उसकी क्लाइंट को भी पता होनी चाहिए थी लोकेशन, लेकिन अब इतना ज्यादा हमें डिटेल नहीं भी पता, तो हम एक कमांड के जरिए से देख सकते हैं कि हमारे लिए क्या शेयर किया गया है। सेटिंग अप NFS V4 बड़ा इजी है। सबसे पहले उसने कहा है जी कि आप लोगों ने NFS4 को जो है वो अ, उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन जो है फाइल उसको क्रिएट करना है, और वो ETC एक्सपोर्ट्स में रखनी है। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट्स का नाम आपने याद रखना है, ये नाम नहीं भूलना, ठीक है। आपने देखा होगा कि जितने भी इससे पहले आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ी हैं उनके अंदर आप लोगों को जितनी भी फाइल से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो सारी ETC के अंदर आपको नजर आ रही होती हैं। जैसे ETC नेम्ड, यानी कि यहाँ पे नेम्ड लिखा हुआ था, DHCPT लिखा हुआ था, वैसे ही हमारे पास NFS के लिए क्या है, एक्सपोर्ट्स है, ठीक है। विच कंटेन द शेयर यू वांट टू ऑफर, इसके अंदर जो भी आप शेयर करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप रखेंगे। स्टार्ट एंड इनेबल NFS सर्विस, आपने उसको बस सर्विस को जो है वो कर देना है, अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर कहता है जी व्हाट यू वांट टू एक्सपोर्ट इन द फाइल, द मिनिमम सेटअप आल्सो रिक्वायर्ड यू वांट टू स्पेसिफाई। अब यहाँ पर ना कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ये लाइन एक लिखी हुई है। इस लाइन का आसान सा मतलब ये है कि आपने डाटा के नाम से एक फोल्डर है, उसको फोल्डर को यहाँ पर डायरेक्टरी कहा जाता है। तो डायरेक्टरी है जिसको आपने शेयर करवाया है, और इस पूरे नेटवर्क के साथ जो है वो आपने शेयर करवा दिया। और यहाँ पर आपको परमिशंस नजर आ रही हैं। अब ये सारी चीजें आगे हम लोगों ने इन डिटेल पढ़नी है। और नो रूट स्क्वैश, इसका क्या मतलब है ये हम आगे थोड़ी देर में देखते हैं। कहते हैं जी एज यू कैन सी द लाइन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ये 3 हिस्से हैं, ये एक हिस्सा है, ठीक है। ये दूसरा हिस्सा आपको नजर आ रहा है, और ये ब्रैकेट के अंदर आपको तीसरा पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है जी। तो ये 3 हिस्से आपको नजर आ रहे हैं। कहता है जी
फर्स्ट देयर इज द नेम ऑफ द डायरेक्टरी यू वांट टू शेयर। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वो फोल्डर है या डायरेक्टरी है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं क्लाइंट्स के साथ। नेक्स्ट, यू स्पेसिफाई टू whom यू वांट टू ऑफर द एक्सेस। अब यहाँ पर आपने खुद बताना है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन हो रही है ये सर्वर की हो रही है। तो यहाँ पर सर्वर पे आप बता रहे हैं कि क्या शेयर करना है, किसके साथ शेयर करना है, ठीक है। तो वो हमने दो बातें बता दी। फिर क्या कहता है जी, एज mentioned previously the access restriction is always host based and many options are available to specify which host you want to give access. Here are some examples। अब वो कहता है जी कि आप यहाँ पर ना किसके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो उसके लिए काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक आपने पढ़ लिया, और भी देख रहे हैं। कहता है जी example.com से पहले कुछ भी लगा हुआ है, FTP लगा हुआ है, WW लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, इस सारे के साथ अगर आप शेयर करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। तो ये स्टैटिक का मतलब वही है कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि इससे पहले क्या था। जैसे वाइल्ड कार्ड आपने पढ़ा था उसमें डेटाबेस वगैरह में, इसी तरह सर्वर वन सर्वर टू, दिस स्पेसिफाइज सर्वर वन एंड सर्वर टू। आप यहाँ पर उनके नाम लिख सकते हैं कंप्यूटर्स के या इवन पर्सन्स के जिनके साथ आप शेयर करवाना चाहते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप एक पूरे नेटवर्क के साथ कराना चाहते हैं या चंद लोगों के साथ शेयर करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर तीसरा पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो कहता है जी द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सपोर्ट स्पेसिफाइज विच ऑप्शन यूज टू एक्सपोर्ट। यहाँ पर अब हम पढ़ लेते हैं। RW बोथ जो है वो रीड और राइट, जो भी पर्सन होगा जो इसको एक्सेस करेगा वो रीड भी कर सकता है, और इसके अंदर कोई चेंजिंग रिक्वायर्ड हो तो वो भी कर सकता है। रीड ओनली RO अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो वो फिर जो क्लाइंट होगा वो सिर्फ उसको रीड कर सकेगा, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकेगा। एसिंक्रोनस improves performance by allowing the server to reply to request before changes to the share are committed to store. Using this option is faster but also increase the chance of losing data। अब यहाँ पर वो क्या कहता है कि ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है ये मोड। और कैसे इम्प्रूव करता है? by allowing the server to reply to requests before changes। कहता है जी कि ये बेसिकली क्या करता है कि जो रिक्वेस्ट की जाती है ना चेंज की, वो कमिट कर देता है, उसको अलाउ कर देता है, ठीक है। और वो चेंज जो है वो जब हो जाती है तो उसके बाद वो फिर उसको अपने पास स्टोर करता है, ठीक है। यानी कि किसी को भी अलाउ कर देता है कि वो उसके अंदर चेंजिंग कर ले, और बाद में उसको फिर जो है वो स्टोर कर लेता है जब वो चेंज कंप्लीट हो जाती है। यूजिंग दिस ऑप्शन इज फास्टर बट आल्सो इंक्रीज द चांस ऑफ लूजिंग डाटा। इसमें आप लोगों का डाटा महफूज नहीं रहता, आपका डाटा लॉस हो सकता है। allows user root from an NFS client to work as user root on the NFS server as well। कहता है जी कि रूट यूजर को अलाउ कर रहा है from an NFS client to work as user root on the NFS server as well। कहता है जी कि NFS सर्वर के ऊपर आप एक जो आपका रूट है या वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो एज क्लाइंट भी काम कर सकता है। अलाउज यूजर रूट फ्रॉम एन NFS client to work as user root on the NFS server as well। दिस शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज द सिक्योरिटी implications। कहता है जी ये आम तौर पे हम इजाजत नहीं देते कि कोई भी क्लाइंट जो है वो रूट के तौर पे NFS क्लाइंट के हवाले से कोई डिसीजंस ले सके। तो ये आम तौर पे हम इसको अलाउ नहीं करते, बट हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। ओके जी, देन है जी FSID gives each NFS share a unique ID which makes it easier to track। This option is especially important in high availability clusters। अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जी FSID में हम जितनी भी फाइल्स वगैरह को शेयर करते हैं उनको एक यूनिक आईडी दे देते हैं, और ताकि जो है ना वो ट्रैक रखा जा सके कि कितनी फाइल्स शेयर की गई हैं या कोई भी फाइल जो है वो किसके साथ हमने शेयर करवानी है। ये एडवांस ऑप्शंस हैं जो कि हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर्स में यूज किए जाते हैं। यानी कि क्लस्टर से मुराद है कि 4-5 लोग एक ग्रुप है
तो आप चाहते हैं कि उसके साथ ये वाली फाइल शेयर करवाई जाए, 5-7 और लोग हैं उनके साथ आप चाहते हैं कुछ और फाइल शेयर करवाई जाए, उनमें कुछ ओवरलैपिंग फाइल्स भी हो सकती हैं, तो ये उनके लिए है। ऑल स्क्वैश maps the user ID of any user to the anonymous user, which ensures that the NFS user has minimum rights on the server। कहते हैं जी कि इसमें हम क्या करते हैं, हम जितने भी यूजर्स होते हैं ना उनको ऐसी आईडीज दे देते हैं कि हम कहते हैं कि हम इन पे भरोसा नहीं करते, हम इनको ज्यादा जानते नहीं है। तो उससे क्या होता है कि जो यूजर है ना, कोई आम यूजर, उसके पास को बहुत ज्यादा सर्वर के राइट्स नहीं जाते, और वो सिर्फ एनएफएस से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए काम करता है। अनोनिमस यूजर आईडी आगे दिया हुआ, या नॉन यूज आईडी दिया हुआ है, स्पेसिफाइज विच यूजर टू मैप अनोनिमस यूजर्स रिक्वेस्ट। इसमें हम लोग बताते हैं कि किस यूजर को हम लोगों ने किसी अनोनिमस आईडी के साथ मैप करवाना है, ठीक है। तो ये कुछ एडवांस बातें हैं जो कि हमारी इतने ज्यादा काम नहीं आएंगी, बट इसकी जरूरत हमें पड़ सकती है। हम डायरेक्टली आते हैं जी कि हम लोगों ने कैसे ये हमारी मेन काम की बात है जिसको हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है। तो इसको आपने जरा देखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आमतौर पे एनएफएस आपके पास इंस्टॉल्ड होता है, प्री इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट एनएफएस v4 आजकल आपके पास जो लिनक्स 6.0 है, रेड हैट एंटरप्राइज, उसके बाद से इंस्टॉल्ड आता है। तो यूजर मेक आपने सबसे पहले एक जो फोल्डर है ना या डायरेक्टरी है वो बनानी है, और उसके लिए कमांड क्या है, mkdir। आप mkdir लिखेंगे तो एक डायरेक्टरी बन जाएगी जिसका नाम आप डाटा रख सकते हैं। और ये वो बेसिकली फोल्डर है जिसको आप शेयर करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपने जो फाइलें रखनी है वो रख दें ताकि वो शेयर हो सकें, ठीक है। आप इसका नाम डाटा भी रख सकते हैं, कोई और नाम भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी फोल्डर या डायरेक्टरी बनी हुई है तो आपको ये वाला जो स्टेप है ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं कि एक फोल्डर बना रहे हैं जिसमें हम लोगों ने जो जो कुछ शेयर करना होगा ना वो इसमें रख देंगे। और ये फोल्डर हम बेसिकली कह लें कि लिंक कर देंगे एनएफएस के साथ। तो जो भी क्लाइंट है वो जब आएगा तो उसको ये वाला डाटा या ये वाला फोल्डर शेयर हो जाएगा और उसका कंटेंट शेयर हो जाएगा, ठीक है जी। आफ्टर क्रिएटिंग द डायरेक्टरी यू वांट टू शेयर, अब आपने जो डायरेक्टरी बनाई है इसको आपने शेयर करना है। तो आप शेयर करते हुए इसकी परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। तो चेंज मोड, आप लोग जो है ch मोड ये कमांड लगाएंगे, इसमें आपने परमिशंस देनी है। रीड के लिए जो है वो 7, राइट के लिए भी 7, और एग्जीक्यूट के लिए भी 7। तो रीड, राइट और एग्जीक्यूट के लिए आपको पता है यूजर ग्रुप और पब्लिक में आप लोगों ने वो चीजें पढ़ी हुई हैं कि यूजर ग्रुप और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजर ग्रुप और पब्लिक, ठीक है। तो इसके लिए अगर बाइनरी का 1 हो, फिर 1 हो, फिर 1 हो, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बन जाता है, डेसिमल में 7 के इक्वल, ठीक है। तो यूजर को अगर आप चाहते हैं कि वो रीड कर सके, ये पहला जो होता है ना ये वाला 7, ये होता है रीड का, ठीक है। तो रीड कर सके, अगर आप चाहते हैं कि यूजर रीड कर सके तो आप लोगों ने क्या करना है, 1 कर देना है पहला, ठीक है। आप चाहते हैं कि ग्रुप जिसके अंदर वो मौजूद है वो भी सारे का सारा रीड कर सके, तो आप चाहते हैं कि उसके लिए भी 1 कर दें, ठीक है। और आप अगर चाहते हैं कि पब्लिक भी रीड कर सके इस चीज को तो आप 1 कर देते हैं। तो जब आप तीनों 1 कर देंगे यहाँ पर दो ही वैल्यूज आ सकती हैं हर बिट पे, या तो 0 या 1, ठीक है। अगर आप अलाउ करना चाहते हैं तो 1 कर देंगे, अदरवाइज 0 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि यूजर है, ग्रुप है और फिर वो है पब्लिक है, ठीक है। तो ये वो वाली चीज है। तो ये 3 1 और ये क्या बन गया, 7। तो ये पहला 7 रिप्रेजेंट करता है रीड को, दूसरा राइट को, और तीसरा एग्जीक्यूट को, ठीक है। तो ये अगर आप चाहते हैं कि हर बंदा रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों काम कर सके तो आप 7 7 7 करके इसको कर देंगे अलाउड, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते कि कोई एग्जीक्यूट करे तो आप इसको 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू 7 होगी और लोएस्ट वैल्यू 0 होगी, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ से आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है, तो ये मुझे बताने की कोई खास जरूरत नहीं थी, बट मैंने एक दफा रिवाइज कर दिया।
तो आप लोगों ने परमिशंस बेसिकली चेंज किए हैं कि ये जो फोल्डर आपने बनाया आप चाहते हैं कि ये रीड राइट और एग्जीक्यूट हर कोई कर सके। तो ये दो जो स्टेप्स हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, आप कर दें तो बेटर है, नहीं भी करते तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शनल है या सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। लेकिन यहाँ से आगे जो थर्ड पॉइंट पे काम है ये मैंडेटरी है। इसमें आपने सबसे पहले NFS v4 आपके पास इंस्टॉल्ड होगा और आप लोगों ने ETC एक्सपोर्ट्स पे चले जाना है। मैं ट्राई करता हूँ कि ऑनलाइन अगर मुझे रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स का अम, कह लें कि एनवायरनमेंट मिल जाए। ऑनलाइन लिनक्स एनवायरनमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, देखते हैं कि क्या हमारे पास ये काम करता है। मैं इसको ट्राई लिनक्स नाउ पे क्लिक करता हूँ। अगर ये हमारा चल जाता है तो हम, अच्छा ये आई थिंक अभी नहीं चला सकूंगा मैं तो। ओके, ये नहीं चलेगा अभी। तो वैसे ये समझ लें कि रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स की जो इन्वायरमेंट है, लेट मी सी कि क्या हम, ओके, हम वापस आते हैं अपने काम के ऊपर। बेसिकली ये जैसे हम लोग जाते हैं ना सी में और इस तरह से करके, वैसे ही ETC के फोल्डर में आप जाएंगे जहाँ पर आपका यूबुंटू या लिनक्स इंस्टॉल्ड है। उसके अंदर रूट डायरेक्टरी के अंदर ETC का एक फोल्डर या डायरेक्टरी होगी जिसमें आप जाएंगे और वहाँ पर एक और फोल्डर होगा या सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी होगी जिसका नाम है एक्सपोर्ट्स। तो आप कैट की कमांड के जरिए से, जी एडिट के जरिए से या VI या विम के जरिए से आप लोग इसको ओपन कर लेंगे किसी भी तरीके से, ठीक है। वो कमांड्स आपको ऑलरेडी पता है। जब आप वो ओपन करेंगे तो उस फाइल के अंदर आपने ये वाली लाइन ऐड करनी है और इसके तीन हिस्से हैं, ठीक है। पहला हिस्सा क्या है, जिस फोल्डर को आप शेयर करना चाहते हैं, डायरेक्टरी को शेयर करना चाहते हैं, वो उसका नाम क्या था, डाटा। देन यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि सारे जितने लोग हैं वो सारे के सारे इसको देखें, यूज करें, शेयर करें। और तो आप लोग स्टैटिक कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या कहा, रीड राइट और नो रूट स्क्वैश। तो ये कमजोर तरीन जो सिक्योरिटी है या बेसिक सी लाइन है वो हम लोगों ने यहाँ लिख दी। अच्छा, अब उसके बाद हम उस फाइल को क्लोज करेंगे, लेकिन हमने जो कुछ भी किया ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा अनटिल अनलेस हम लोग इस सर्विस को रीस्टार्ट नहीं करते। तो ये कमांड है जिसके जरिए से आप सर्विस को रीस्टार्ट करते हैं, जैसे सर्विस नेम्ड रीस्टार्ट सर्विस एंड DHCPD रीस्टार्ट, तो ये वैसे ही है सर्विस NFS रीस्टार्ट, ठीक है। तो जब आप ये लिखेंगे तब आपकी सर्विस जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगी और ये वाली लाइन इनेबल हो जाएगी। तो अब आप किसी भी क्लाइंट से मतलब अगर ट्राई करेंगे तो ये ओके हो जाएगा या इस फोल्डर तक बंदा पहुंच सकेगा। तो यूज चेक कॉन्फ़िग NFS ऑन, चेक कर लें कि क्या जो NFS की कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो ऑन हो चुकी हैं या नहीं, टू मेक श्योर दैट NFS सर्वर स्टार्ट्स एट अ सर्वर रीबूट। अम, हाँ, अब ये क्या क्या कह रहा है कि जब सर्वर आपने रीस्टार्ट करना है ना, तो उसके बाद आपने ये कमांड जरूर लगा के चेक कर लेना है कि क्या NFS की सर्विस ऑन हुई है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो आपने यहाँ लिखना है सर्विस NFS स्टार्ट, तो तब वो जाके स्टार्ट होगी। यानी कि आपका कंप्यूटर जब ऑफ होके ऑन होगा तो जरूरी नहीं कि NFS की सर्विस बाय डिफॉल्ट या ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, ठीक है। तो ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। देन कहता है जी, टू वेरीफाई द शेयर इज अवेलेबल यूज शो माउंट। ये वो कमांड है जिसके जरिए से आप जो चीजें आपके लिए शेयर की जाती हैं उनको देख सकते हैं या उनकी तफसील देख सकते हैं। उनको एक्सेस नहीं कर सकते, तफसील देख सकते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या है कि आप सर्वर पे ही रहते हुए लिखेंगे शो माउंट -E, E फॉर एक्सपोर्ट्स, ठीक है, -E। उसके बाद आप कहेंगे
लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट, जैसे आप लोगों को पता ही है कि आपके अपने ही कंप्यूटर के ऊपर अगर क्लाइंट और सर्वर दोनों मौजूद हों तो आपका सर्वर लोकल होस्ट होता है। तो आपने क्या लिखा, शो माउंट। आपने कहा मुझे दिखाओ कि क्या कुछ माउंट हो रहा है या मेरे लिए मैंने शेयर करवाया क्लाइंट्स के लिए। उसने पूछा कौन से प्रोटोकॉल से। तो आपने कहा कि जिसका नाम एक्सपोर्ट्स है, ठीक है, उसके जरिए से। तो उसने पूछा कहाँ से, तो आपने बताया कि लोकल होस्ट से, ठीक है। एंटर दबाएंगे तो वो आपको तफसील दिखा देगा जिसमें डाटा के नाम से आपको रिजल्ट नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। देन अब हमारा जो सर्वर वाला काम था वो ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। कहता है जी आफ्टर क्रिएटिंग एनएफएस शेयर यू विल नीड टू मेक श्योर दैट इट इज एक्सेसिबल थ्रू फायरवॉल। ऑन प्रीवियस वर्जन्स इट वाज डिफिकल्ट एनएफएस v4 you can allow nfs access by opening port 2049 इन द फायरवॉल। तो वो कहता है जी कि आपने क्या करना है कि जो फायरवॉल है उस पर 2049 पोर्ट को ओपन कर देना है। तो उसके जरिए से कोई भी क्लाइंट जो है वो फिर आपके सिस्टम के अंदर आके जो रिक्वायर्ड फाइल्स हैं जो उसके लिए माउंट करवाई गई हैं वो कॉपी कर सकता है, रीड कर सकता है, जो भी परमिशंस दी गई हैं उनके मुताबिक, ठीक है जी। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने फायरवॉल पे जाके 2049 को ओपन कर देना है। डन है जी कि अब जो सर्वर पे काम हो चुका है वो क्लाइंट पे कैसे लेके आए, माउंटिंग एन एनएफएस शेयर। तो क्लाइंट सर्वर का काम कंप्लीट हो चुका है। अब देखें फाइल जो शेयर होगी वो क्लाइंट और सर्वर दोनों के दरमियान में शेयर होगी। तो क्लाइंट और सर्वर दोनों के दरमियान में अगर एक चीज शेयर हो रही है ना, तो फिर इसका मतलब है हमें सर्वर वाली साइड पे भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है और क्लाइंट की साइड पे भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो सर्वर की साइड पे जो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड थी वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दैट्स इट, ये सर्वर का पार्ट है। तो आई होप ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बड़ी आसानी से चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम क्लाइंट साइड पे चले गए हैं, ठीक है। कहता है जी कि इसको अब आपने पढ़ना है जरा। और मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली यहाँ पर, एक दो बातें बस मेरी बताने वाली हैं। इसमें एक कमांड को पहले तो आप समझ लें, ये वाली जो कमांड यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने हाईलाइट की, इसको जरा आपने समझना है। बड़ी आसान है। सबसे पहले लिखा हुआ है माउंट, माउंट। और ये वो पहले वाला केस है जिसमें क्लाइंट और सर्वर दोनों लिनक्स के हैं। माउंट की कमांड आपने क्लाइंट पे लिखी, इसका मतलब है कि मेरे लिए जिस तरह हम डबल क्लिक करते हैं ना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, वैसे वो कह रहा है कि माउंट करो मेरे लिए, ओपन कर दो। कहाँ से, तो आपने अपने सर्वर का नाम बताना। तो मेरे सर्वर का नाम क्या है, माई एन एफ एस सर्वर। आपके सर्वर का नाम हो सकता है ABCXYZ हो, जो भी सर्वर का नाम है वो लिखना है, ठीक है। फर्ज करें आपके सर्वर का नाम लोकल होस्ट है तो आपने यहाँ लोकल होस्ट लिखना है, लेकिन क्योंकि जब क्लाइंट पे आप चले जाएंगे तो लोकल होस्ट तो नहीं रहा, इसका मतलब है उस सर्वर का कोई ना कोई नाम होगा। तो जो सर्वर का नाम है वो यहाँ आपने देना है इस जगह पे। फिर जिस फोल्डर को आप चाह रहे हैं या सर्वर में वो फोल्डर जो आपके लिए शेयर करवाया गया है उसकी उसका नाम या पाथ आपने यहाँ पे देना है। तो डाटा का फोल्डर शेयर करवाया गया था तो वो यहाँ आ गया। अब उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी है ना ये मेरे इस फोल्डर में या इस लोकेशन पे मुझे दिखाओ। तो MNT आपके वो उसमें मौजूद है कंप्यूटर में। तो उस डायरेक्टरी पे आप जो सर्वर पे डाटा के फोल्डर में चीजें पड़ी हैं वो सारी की सारी आप इधर देखना चाह रहे हैं। तो आपने ये कमांड दी है। यहाँ तक होप सो आपको चीज समझ आ गई होगी। अच्छा, अब ये जो सिस्टम है ना ये आपको हर बार करना पड़ेगा। सपोज आपने क्लाइंट जो है वो ऑफ किया या रीस्टार्ट किया कंप्यूटर, तो आपको हर हर दफा ये माउंट की कमांड लगानी पड़ेगी और आपको तब ही वो जो डाटा है ना वो MNT में नजर आएगा, ठीक है। तो ये टेम्परेरी हल है। अ, अब यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या आपके उधर वो डाटा आ चुका है तो एक तरीका ये है कि आप ये वाली कमांड लगाएं, ठीक है, शो माउंट और NFS v4। तो वो आपको बता देगा कि आपके लिए क्या क्या शेयर करवाया गया, उसको आप फिर माउंट करवाते रहें, ठीक है, ताकि आपको जो चीजें चाहिए वो आपको मिलती रहें। ओके। आ अब आ जाते हैं कि ये वही तरीकाकार लिखा हुआ है कि आपने किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपने अपनी क्लाइंट मशीन पे लिखना है शो माउंट हाइफन साइन ई, और आपके सर्वर का नाम एंटर दबाएंगे तो वो आपको दिखा देगा कि आपके लिए डाटा का शेयर फोल्डर शेयर किया गया है, आपके लिए फलां 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 जितने भी फोल्डर शेयर किए गए होंगे तो वो सारे नजर आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, माउंट की कमांड लगानी है।
वही जो आपको इन डिटेल समझा चुका हूँ, एंटर दबाएंगे और वो आपको दिखा देगा कि क्या आपके लिए माउंट हो गया है। अब वो जो भी उसमें डाटा पड़ा हुआ होगा वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। टाइप माउंट टू वेरीफाई दैट एनएफएस शेयर हैज बीन माउंटेड। कहता है जी उसके बाद आपने माउंट को क्लिक करना है, या वो क्या करना है, टाइप करना है, एंटर दबाना है, तो वो आपको दिखा देगा। वैसे ये इतनी कमांड करने के बाद भी ना वो आपको फोल्डर या जो डायरेक्टरी है वो शो करवा देगा, या जो उसके अंदर कंटेंट पड़ा हुआ है वो आपको शो करवा देगा कि आपके लिए ये चीजें इसमें अवेलेबल हैं। Among the cool new features is the option to mount a pseudo root. Imagine that on an NFS server, three NFS exports are defined: home, data, and files. Of course, you can use mount to mount each of these directories. However, now you can also mount all of them using a sudo root command. um, entering the following on the client machine. अब वो क्या कहता है, कहता है फर्ज करें कि आपके लिए 3 फोल्डर शेयर किए गए हैं। तो एक तरीकाकार क्या है कि आप लिखें माउंट आपके फोल्डर का नाम और उसके बाद डाटा या होम या फाइल्स, ठीक है। तो एक एक करके आप लोग उनको माउंट करवा सकते हैं। दूसरा तरीकाकार क्या है कि जो कुछ सर्वर ने मेरे लिए शेयर किया सारे ही माउंट कर दो, मुझे MNT के अंदर दिखा दो, ठीक है। तो उसके लिए कमांड क्या है, आपने लिखना है माउंट अपने NFS सर्वर का नाम, और उसके बाद आपने यहाँ पर ये लिख देना है कि कहाँ पर शेयर करवाए, ठीक है। यानी कि आपने आगे को फोल्डर फाइल का नाम एक्स्ट्रा नहीं बताना। एज यू कैन सी, यू विल माउंट द रूट डायरेक्टरी ऑफ द NFS सर्वर। बाय डूइंग दिस यू विल सी ऑल द डायरेक्टरीज। तो वो कहता है जी कि इसको सूडो रूट माउंट कहा जाता है, कि आपने रूट डायरेक्टरी को से एक्सेस हासिल कर लिया। तो रूट डायरेक्टरी के अंदर सपोज 3 फोल्डर आपके लिए शेयर करवाए गए हैं ना, तो वो तीनों आपको MNT के अंदर नजर आ रहे होंगे। 5 कराए गए हैं तो 5 के 5 नजर आएंगे। और तो ये तरीका कार है। बट ये भी याद रखिएगा कि अब भी एक मसला है, और वो क्या है कि आपका अगर आपने क्लाइंट रीस्टार्ट किया ना, तो आपको सूडो रूट माउंट भी बार बार करना पड़ेगा। यानी कि जब जब आपने सर्वर से चीज एक्सेस करनी है आपको ये कमांड लगानी पड़ेगी। तो होप सो आपको यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम क्या करने लगे हैं, हम करने लगे हैं जी मेकिंग NFS माउंट्स प्रिसिस्टेंट। हम चाह रहे हैं कि जो NFS माउंट हमने चीज की है ना, वो पक्की पक्की हमारे पास रहे। वो ये नहीं कि हमें बार बार कमांड लगानी पड़े, बार बार कमांड लगानी पड़े। तो उसके लिए फिर हमारे पास तरीका कार क्या है, ETC FS टैब। ETC FS टैब, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हमें और एक दो करनी पड़ेंगी, और उनको करने के बाद हमें आइंदा अगर हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट भी होता है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, और हम लोग इजीली वो जो फाइलें हैं या फोल्डर्स हैं, जैसे डाटा का फोल्डर था, होम का, और एक और था कोई फाइल्स का, ये तीनों हम देख पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए तरीकाकार क्या है वो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ इसको थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं। कहते हैं जी देर इज वन इशू थ्रू द FS टैब इज प्रोसेस्ड लॉन्ग बिफोर द नेटवर्क इज अवेलेबल, and you won't want your machine to generate failure in NFS here that is not accessible yet. अब वो यहाँ पर कहता है कि आपको क्या करना होगा कि आपको एक लाइन FS टैब के अंदर लिखनी होगी, जो कि अभी आगे हमने पढ़नी है, ठीक है। तो ETC FS टैब की फाइल को जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी लाइन। इस लाइन को आप लोग जो है वो कर देंगे, लिख देंगे, उसके अंदर ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद आपकी फाइल्स हमेशा आपके पास अवेलेबल हो जाया करेंगी। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि फर्ज करें आपका क्लाइंट सर्वर जो है वो ऑफ हो जाता है, सर्वर सर्विसेज नहीं दे रहा, तो ये आपको एरर मैसेजेस या वो जो वो होती है ना, कह लें एरर मैसेजेस या वार्निंग्स, वो आपको जनरेट करवानी शुरू कर देगा, जो कि आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो कहता है टू अचीव दिस कोर यू विल नीड टू इंक्लूड द नेट डेव ऑप्शन इन द NFS माउंट that you will put in NFS ETC FS tab. Using this option ensures your computer wait until the network is up before making this mount. तो वो कहता है जी कि अब आपने अगर क्लाइंट ऑन किया तो ये जो आपका नेटवर्क जब तक नहीं आता या जब तक नहीं मिलता उस वक्त तक NFS वेट करेगा, और आपको तंग नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, माई NFS सर्वर डाटा
का फोल्डर, ये कहाँ पर शेयर शेयर करवाओ, डाटा के अंदर, एमएनटी के अंदर टेम्परेरी आप माउंट करवा रहे थे, तो आप चाहते हो कि जो सर्वर पे फोल्डर है ना पड़ा हुआ डाटा का, वो आपकी क्लाइंट मशीन पे डाटा के फोल्डर के तौर पे आ जाए और एनएफएस के जरिए से आए। और ये वो चीज़ है जो मैंने आपको एरर्स वगैरह का वो बताया है कि कितनी देर वेट करना है वगैरह। In some cases, putting your NFS mount in an ETCFS tab works just fine. In other cases, it does not work well. You will need a better way to mount NFS shares. कहता है जी कि आम तौर पे तो ये आपके लिए बेहतरीन काम करता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह या ऐसे केसेस हैं जहां पर ये सही काम नहीं करता. An example of such scenario is a network where users are using OpenLDAP to authenticate, after use which they get access to their home directories. To make sure user can log in on different workstations and still get access to their home directory, you can't just put an NFS here in ATCFS tab for each user. कहता है जी कि अब ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि एक ओपन एलडीएपी का जो वो मैकेनिज्म है ना, वो अगर यूज किया जा रहा है और यूजर नेम और पासवर्ड्स उसके थ्रू दिए जा रहे हैं, तो उनकी होम डायरेक्टरीज बनाई जा रही हैं और आप चाह रहे हैं कि वो अपनी होम डायरेक्टरीज तक या एक दूसरे की होम डायरेक्टरीज तक एक्सेस कर पाएं। तो वो यहाँ पर कहता है कि जब कोई यूजर लॉग इन करेगा ना किसी और कंप्यूटर से एंड स्टिल गेट एक्सेस, तो वो कहता है कि वो फिर भी एक्सेस कर लेगा। यानी कि सपोज एक नेटवर्क है, उसके अंदर 3 कंप्यूटर हैं, तो आप चाह रहे थे कि जो बंदा है उसको एक कंप्यूटर असाइन किया गया और वो वहीं से वो चीज़ों को ले सके। तो अगर सपोज वो दूसरे कंप्यूटर पे जाके वहां से एक्सेस करता है अपने अकाउंट से, तब भी उसको चीज़ें मिल जाएंगी। यू कांट जस्ट पुट एन एनएफएस शेयर। तो वो कहता है कि आप ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी किसी के भी कंप्यूटर से वो मुदाखलत करे और कोई प्रॉब्लम हो जाए आपके लिए। तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। ऑटो माउंट इज अ सर्विस दैट माउंट्स एनएफएस शेयर ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर वो कहता है जी कि एक हल है हमारे पास ऑटो माउंट, और उसके जरिए से आपकी जितनी भी चीजें शेयर करवाई जाएंगी वो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। टू कॉन्फ़िगर यू विल नीड टू टेक केयर ऑफ 3 डिफरेंट स्टेप्स। स्टार्ट ऑटो एफएस। अब यहाँ पर हमारे पास ऑटो एफएस के नाम से एक सर्विस है, उसको हमने स्टार्ट करना है और हमने ऑटो डॉट मास्टर की फाइल को एडिट करना है, क्रिएट एन इनडायरेक्ट फाइल। और ये जरूरी नहीं है बट आप कर सकते हैं कि आप एक इनडायरेक्ट फाइल बनाएंगे और उसके अंदर आपने ऑटो माउंट की जितनी कॉन्फ़िगरेशन है वो डालनी है, और उस फाइल के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ होगा या उसका जो रेफरेंस है वो आप ऑटो डॉट मास्टर को देंगे और फिर आप ऑटो एफएस को रीस्टार्ट कर देंगे, तब ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस काम करेंगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑटो मास डॉट मास्टर के नाम से जो फाइल है उसको ओपन किया, और उसको ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर ये बेसिकली हमने देख लिया। डायरेक्टरीज आर स्पेसिफाइड द ऑटो माउंट शुड मॉनिटर वन वेरी इंटरेस्टिंग डायरेक्टरी इज नेट, which is monitored by the auto mount host mechanism. This means that in net mounts to hosts that have NFS share available will be mounted automatically. A small demo shows बेस्ट वर्क। अब यहाँ पर ऑटो माउंट को हम लोग सीखने जा रहे हैं, तो उसने कहा है कि जी ये ना इसके अंदर एक मैजिक है, और मैजिक क्या है कि ये जितने भी एक नेटवर्क के अंदर होस्ट सारे होते हैं ना, ये उन सारों को जो चीजें शेयर करवाई गई हैं वो सारी की सारी शेयर करवानी शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने इन चीजों को भी पढ़ना है, बट यहाँ पे समझते हैं कि क्या हो रहा है। कहता है जी आपने अपने कंप्यूटर से, वर्चुअल मशीन से, क्लाइंट से क्या लिखना है जी, सर्विस ऑटो एफएस रीस्टार्ट, तो आपका सर्वर जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, यूज सी डी नेट। अब वो कहता है जी कि आपने क्या करना है, एक नेटवर्क के नाम से या फॉरवर्ड स्लैश नेट के नाम से एक फोल्डर बनाना है, and then use ls command, ls to monitor the content of the net directory. It should normally appear empty। कहता है जी कि अब आप क्योंकि क्लाइंट पे हैं, आपने नेटवर्क की या नेट के नाम से जो फोल्डर बनाया है उसको आप देखें एलएस की कमांड के जरिए से, आप लिस्ट की कमांड के जरिए से या एलएस की कमांड के जरिए से देखते हैं कि उसके अंदर कंटेंट क्या पड़ा हुआ है इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो ये आपको एम्प्टी नजर आएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्योंकि कुछ शेयर ही नहीं करवाया जा रहा।
तो ये नेट का जो फोल्डर है या डायरेक्टरी है, ये बाय डिफॉल्ट आपके उसमें कंप्यूटर में अवेलेबल होती है। विद नेट एज योर करंट डायरेक्टरी यूज cd। अब आपने क्या करना है कि आपका जो वो नेटवर्क का फोल्डर है, करंट डायरेक्टरी है, उसके अंदर रहते हुए आपने cd लिखना है। cd का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। और आगे आपने अपने सर्वर का नाम बताना है, जो भी आपके सर्वर का नाम है, एनएफएस सर्वर, माई एनएफएस सर्वर, जो भी नाम है, एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद कहता है यू विल सी दैट यू हैव चेंज्ड टू अ सब डायरेक्टरी विद द नेम, आपके सर्वर का नाम, विच वॉज नॉट विजिबल बिफोर इन नेट डायरेक्टरी। कहता है जी कि ये वो मैजिकल सी डायरेक्टरी है जो डायरेक्ट, जिसका ना लिंक बना हुआ है आपके उसके साथ, सर्वर के साथ। तो कहता है पहले वो एम्प्टी थी, जब आपने उसके अंदर रहते हुए सीडी करके अपने सर्वर का नाम दिया, तो आप जो कुछ वो मतलब सर्वर ने शेयर करवाया हुआ था ना, वो सब डायरेक्टरीज आपके कंप्यूटर पे नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक ऑटो माउंट का आपको फायदा है। कहता है एज यू सॉ द प्रीवियस exercise, net is used by auto mount to give easy access to the NFS server apart from this। अब ये आपने पढ़ना है। मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ कि ऑटो माउंट को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर बताया हुआ है। कहता है जी कि आपने क्या करना है, ऑटो मास्टर को ओपन करना है। यू विल फाइंड डिफाइन द डायरेक्टरी टू मॉनिटर द फाइल्स दैट डिफाइंस द कॉन्फ़िगरेशन फॉर मॉनिटरिंग। इसको डायरेक्टली मैं लेके जाता हूँ जी कॉन्फ़िगरेशन पे, आपने ऊपर इसकी वो जो थ्योरी है वो खुद पढ़नी है। कहते जी ऑन द वर्चुअल मशीन। देखें, अब हम जितने भी काम कर रहे हैं, हमने मैनुअल माउंट सीखा, उसके बाद हम ऑटो माउंट पे गए, और अब हम जा रहे हैं इनडायरेक्ट ऑटो माउंट पे, ठीक है। ये तीनों काम हम क्लाइंट पे कर रहे हैं। तो यहाँ समझेंगे क्या होने लगा। हम लोगों ने क्या किया है जी, अपने उस पे क्लाइंट पे चले गए हैं या वर्चुअल मशीन पे चले गए हैं, जो भी सिनेरियो है उसमें, और हमने वहां पर एक फोल्डर बना दिया डाटा के नाम से। कहता है जी कि ओपन द ऑटो डॉट मास्टर विद एन एडिटर। कोई भी वी आई करके कैट करके आपने ये वाली फाइल अपनी क्लाइंट पे ओपन कर लेनी है, और उसमें ये वाली वो डाल देनी है लाइन, ठीक है। तो आपने क्या लाइन डाली है कि डाटा का फोल्डर, डाटा का फोल्डर, क्या करो, इसके लिए हिदायत यहाँ से लो। और ये हिदायत मतलब इसकी लोकेशन क्या है, एटीसी के अंदर ऑटो डॉट डाटा, ठीक है। ऑटो एफएस ऑटो डॉट मास्टर को ही पड़ेगा। आपने ऑटो डॉट मास्टर को ओपन किया, उसमें कहा कि डाटा से रिलेटेड जितनी भी बातें तुम्हें मिलेंगी ना, वो इस जगह पे मिलेंगी, इसके अंदर। अच्छा, दिस लाइन डिफाइंस द इनडायरेक्ट मैप। अब क्या होगा कि हम चाहते तो इसके अंदर डायरेक्ट भी ये बातें लिख सकते थे, बट सिक्योरिटी रीजंस के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि डिटेल्स इसमें रखी हैं और इसको लिंक करवा दिया है इस फाइल के साथ, ठीक है। अच्छा, it tells auto mount that it can find the configuration for the auto dot data। कहता है जी कि ये डाटा फोल्डर के लिए जो तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन चाहिए ना, वो इसमें पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ऑटो डॉट डाटा को ओपन कर लेना है, किसी भी एडिटर में कैट करके, विम करके, वी आई करके, जी एडिट करके, किसी तरीके से आपने उसको ओपन करना है। कर लिया, उसके बाद आपने क्या लिखना है, फाइल्स, ठीक है, फाइल्स। उसके बाद आपने परमिशंस बतानी है, रीड राइट, और अपने सर्वर का नाम, और सर्वर का नाम और जो भी फोल्डर है जिसको आप अपने सिस्टम के अंदर वो करना चाहते हैं, हमेशा ऑटो माउंट करना चाहते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सर्विस ऑटो एफएस रीस्टार्ट, रीस्टार्ट हो गई। उसके बाद कहता है जी आपने क्या करना है, सी डी डाटा। जब आप डाटा के ऊपर डायरेक्टरी चेंज करेंगे एंड एंटर द कमांड, यू विल सी नो सब डायरेक्टरीज, आपको कोई सब डायरेक्टरी नजर नहीं आएगी। अब आप जब लिखेंगे ना फाइल्स, जब आप वो दूसरा माउंट करवा रहे थे ना डायरेक्ट मैपिंग में, तो आप क्या करते थे, आप लिखते थे सीडी और फोल्डर का नाम, ठीक है। नेटवर्क के अंदर वो जो नेट का फोल्डर था, उसके अंदर जाके आपने फोल्डर का नाम दिया था, तो उसके अंदर जितनी भी चीजें थी वो सारी शेयर हुई हुई वो नजर आ रही थी। अब आपने क्या किया है कि आप बजाय के लोगों को डायरेक्ट या कोई जो आम लोग हैं या आप हैं, आप डायरेक्ट सर्वर के साथ मतलब लिंक होने के, आप क्या कर रहे हैं कि आपने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम आपने डाटा रखा है, और उसके अंदर आपने सीडी किया है, और क्या लिखा है, फाइल्स, फाइल्स।
तो अब आपके सर्वर पे जो कुछ भी पड़ा हुआ था ना इस फोल्डर में, वो आपको आपके डाटा के फोल्डर के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। जब तक आप चेंज डायरेक्टरी करके फाइल्स नहीं लिखेंगे उस वक्त तक नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर आप लोगों को बताई गई हैं, इनको आपने पढ़ना है। और LDAP की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। होम डायरेक्टरीज को आप शेयर कर सकते हैं, उसका तरीकाकार आपको दिया गया है। मैं जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन पे आऊंगा और यहाँ पे आपको समझाऊंगा। कहते जी ऑन द होस्ट कंप्यूटर ओपन ETC एक्सपोर्ट्स होम, और सबके साथ शेयर कर दो, रीड राइट कर सकते हैं। ऑन द होस्ट कंप्यूटर यूज सर्विस NFS रीस्टार्ट, रीस्टार्ट करवा दें सर्विस को। और जो आपका वो सर्वर है उसके ऊपर आपने क्या करना है, एक यूजर बना देना है लूसी के नाम से, ठीक है। ये यूजर ऐड और दूसरी जो कमांड्स हैं ये ऐड यूजर की, ये या यूजर ऐड की कमांड और पासवर्ड की, ये सारी आपने यूजर और वो ग्रुप मैनेजमेंट में पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता होता है, यूजर ऐड और ऐड यूजर की कमांड में डिफरेंस क्या है। तो ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो आपने यूजर ऐड लिख के लूसी लिखा, तो लूसी के नाम से एक यूजर बन जाएगा, ठीक है। और एंटर दबाने के बाद उसकी होम डायरेक्टरी वगैरह भी बन जाएगी। फिर क्या कहता है, कहता है जी अब आप क्लाइंट पे चले जाएं। क्लाइंट पे चले गए जी। क्लाइंट पे जाने के बाद वो कहता है जी आपने क्या करना है, माउंट करवाना है। ये सारी बातें आपको पहले से पता है कि क्या आपके सर्वर के ऊपर कोई चीज जो है वो आपके लिए शेयर करवाई गई है या नहीं करवाई गई। कहता है जी ऑन द वर्चुअल मशीन open auto dot वो master and insert the following line home, ठीक है। etc auto डॉट होम। अब ये लूसी के वो उस पे हम कंप्यूटर पे हैं, ठीक है, क्लाइंट पे हैं। सर्वर के ऊपर ये हमने सिर्फ अकाउंट बनाया था, ठीक है। तो वो कहता है जी कि आपने होम लिखना है, और होम लिखने के बाद आप जब ये वाली लाइन लिखेंगे तो इनडायरेक्ट मैपिंग बेसिकली आप कर रहे हैं। और फिर आपने इस फाइल को ओपन कर लेना है। इस फाइल को ओपन करने के बाद आपने लिखना है कि जो कुछ भी है सब का सब रीड राइट, और सर्वर के ऊपर जो होम और उसके अंदर फोल्डर्स पड़े हुए हैं ना वो मुझे दिखा दो। कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब वो कहता है जी कि आपने करना ये है कि आपने सर्विस को रीस्टार्ट करना है। CD लिखना है, चेंज डायरेक्टरी होम और उसके बाद लूसी, ठीक है। दो तरीके हैं, आप CD होम कर लें फिर CD लूसी कर लें, इट्स अप टू यू, या डायरेक्ट ये वाली कमांड पूरी लिख दें। कहता है जी इसके जरिए से क्या होगा कि आपको जो सर्वर के ऊपर लूसी के नाम से आपने फोल्डर बनाया था ना वो नजर आना शुरू हो जाएगा। तो अगर उसमें कोई कंटेंट आपने रखा हुआ है तो वो भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है जी। दैट्स इट। ये था हमारे पास NFS, जिसमें हम लोगों ने लिनक्स का क्लाइंट और लिनक्स का सर्वर उनके मसाइल देखे और उनको हल करना देखा, ठीक है। उसमें हम लोगों ने पहले सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन देखी जो एक ही थी सिंपल, और वो एंड हो गई। फिर हम लोगों ने क्लाइंट कैसे एक्सेस करेगा इन चीज़ों को, उसमें देखा कि नॉर्मली जो माउंट होता है वो कैसे होता है। फिर हमने कहा नहीं, हम नॉर्मल माउंट नहीं करना चाहते, क्यों, हर दफा कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने पे हमें वो बार बार करना पड़ता था। तो फिर हमने क्या कहा, हमने कहा जी कि हम लोग ना इस पे चले जाएंगे, परसिस्टेंट माउंट्स पे चले जाएंगे, ठीक है। तो परसिस्टेंट माउंट्स के ऊपर हम लोगों ने सबसे पहले ऑटो माउंट करना सीखा, ठीक है। तो ऑटो माउंट के अंदर हम लोगों ने पहले डायरेक्ट मैपिंग सीखी, जो वो होती है, ठीक है, डायरेक्ट मैपिंग कह लें या डायरेक्टली हम लोगों ने चीज़ों को, मतलब डायरेक्ट मैप ही कहते हैं इसको। डायरेक्टली किस तरीके से हम अपने क्लाइंट के अंदर नेटवर्क के फोल्डर के जरिए से सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह हम लोगों ने वो ऊपर एक और चीज में मिस कर गया, सूडो रूट भी आपने देख लिया, सूडो रूट माउंट किस तरह होता है वो भी देख लिया। सूडो रूट माउंट में जो कुछ भी मतलब सर्वर के ऊपर शेयर हुआ वो सारा कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। माउंट में क्या होता है कि सिंपल आपको जो आप फोल्डर ओपन कर रहे हैं वही आपको शो होगा, माउंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट मैपिंग हमने देखी, और लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि हम कोई जो यूजर है उसकी होम डायरेक्टरी को, मतलब सर्वर के ऊपर एक यूजर बनाया और उसकी होम डायरेक्टरी सिर्फ उसके लिए वो करवा दें। जैसे हमने एक मसला पढ़ा था ना कि हमने कहा था कि अगर कोई बंदा किसी और के कंप्यूटर से लॉग इन होता है तो फिर
तो वो तब भी तो वो चीजें देख सकता है। तो वो उस मसले को हल करने के लिए हमने एक होम डायरेक्टरी बनाई है कि जो यूजर लॉग इन होगा सिर्फ उसको उसका उसके हवाले से चीजें नजर आएंगी, बाकी लोगों की होम डायरेक्टरीज पे वो नहीं जा सकेगा। तो हम इवन होम डायरेक्टरीज बना के यूजर के अकाउंट क्रिएट करके और उसके अंदर चीजें रख के भी इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो सांबा है, और उसको हम अपनी नेक्स्ट आने वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। होप सो आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछें।